अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDI पीस टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से सैलाब ने पाकिस्तान और इंडिया में बुरी तरह से तबाही मचाई है। अगर सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब की बात की जाए तो कोई 4000 से ज़ायद गाँव पानी में डूब चुके हैं, कोई 3 लाख एकड़ ज़री ज़मीन तबाह हुई। दूसरी तरफ भारतीय पंजाब को भी ऐसी सिचुएशन का सामना रहा, वहाँ भी तकरीबन 1400 से ज़ायद गाँव ज़ेरे आब आए और कोई 30 के करीब लोग जो है वो अपनी जान से गए। नाज़रीन, ये अदाद शुमार बताते हैं कि सैलाब सिर्फ दरिया के पानी या बारिशों का मसला नहीं है, बल्कि इससे हमारी इकॉनमी, हमारी हेल्थ और हमारी फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। तो नाज़रीन, इस मौजू पर आज हम तफसील से बात करेंगे और जानेंगे मुख्तार अहमद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मुख्तार साहब, अभी पिछले कुछ दिनों से ज़ाहिर पाकिस्तान और इंडिया को एक बहुत बड़े सैलाब का सामना है। इंडिया में तो सिचुएशन शायद थोड़ी बेटर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कुछ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि अभी आने वाले दिनों में शायद और स्वेरिटी आएगी, और कुछ अभी प्रेडिक्शंस भी हैं, मोर रेन्स की और फ्लड्स की भी हैं। और इससे सिर्फ पाकिस्तान ही मुतासर नहीं हुआ, इंडिया के बहुत सारे इलाके भी ज़ेरे आब आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए या इस किस्म की कुदरती आफत से निपटने के लिए पाकिस्तान और इंडिया मिलकर कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते थे जिससे इसके लॉसेस को कम किया जा सकता? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है हमारे दरियाओं से हम जुड़े हुए हैं। इंडिया में ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं और बाकी भी ये इंडिया से होकर पाकिस्तान में आते हैं, और तो इंडिया को भी इनका वाटर को मैनेज करना होता है, हमने भी मैनेज करना होता है। इंडिया ने इन दरियाओं पे डैम्स भी बनाए हुए हैं, ख़ास तौर पे जो सतलुज पे एक बड़ा डैम है भाखरा डैम, इसी तरह से पोंग डैम है जो इनके दरिया ब्यास पे है। ब्यास मेरे ख्याल में बाद में सतलुज में शामिल हो जाता है। इसी तरह से रावी है, तो रावी दरिया के ऊपर भी इनका एक रंजीत सागर डैम है। तो डैम जब बनाए जाते हैं तो उसका एक मकसद ये होता है कि फ्लड कंट्रोल किया जाए, मतलब दरियाओं से अपने डैम्स में पानी एग्रीकल्चर के लिए भी स्टोर करना है, उससे बिजली भी बनानी है, और एक तरीका काम उनका ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उससे फ्लड कंट्रोल किया जाए। ये चूँकि जो मैंने जिनका जिक्र किया है ये ईस्टर्न रिवर्स में हैं और इन पे डैम्स भी इंडियन साइड पे बने हुए हैं। पाकिस्तानी साइड पे तो इन पे डैम्स बन ही नहीं सकते। तो अगरचे डैमों पे ये एतराज़ भी है कि डैम को फ्लड कंट्रोल का मेजर हो नहीं सकते, और पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी बहस रहती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मज़ीद डैम बनाए जाएँ और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं बनने चाहिए क्योंकि उससे शायद नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन बहरहाल जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उन पे इंडियन साइड पे डैम्स बने हुए हैं, और हमारे दरिया सिंध पे भी और झेलम पे भी बने हुए हैं। हमारे यहाँ तरबेला बना हुआ है, झेलम बना हुआ है, मंगला बना हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब इस पे एतराज़ ये हो रहा है जो पाकिस्तानी साइड से, तो ये कहा जा रहा है, हमारे कई लोग ये कह रहे हैं, अभी भी शायद एहसन इकबाल साहब ने जो हमारे मिनिस्टर हैं प्लानिंग के, उन्होंने ये कहा है कि ये आबी जारहियत है, और एहसन इकबाल साहब का अपना ज़िला भी चूँकि वो पूरी तरह से मुतासिर है, तो उन्होंने पहले भी ये कहा है कि आबी जारहियत है। मैं इंडिया से भी कुछ लोगों के वो क्लिप सुन रहा था जो आम लोग मुतासिरीन हैं, उनमें से कुछ ये कह रहे थे, कुछ तो कह रहे थे मिसमैनेजमेंट है, आपको पहले डैम खाली कर लेने चाहिए थे, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं नहीं, आपने अगर पाकिस्तान को डुबोना था तो हमें वार्निंग ही दे देते। मतलब इस तरह की बात वहाँ पे भी हो रही है, तो परसेप्शंस की बात है। मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि कोई इसमें जारहियत वाली बात नहीं है, कोई ये नहीं है कि वाटर को वेपनाइज किया गया है। हाँ, मिसमैनेजमेंट हो सकती है, और लेकिन वो आसान भी नहीं होता, क्योंकि जब दरिया आप डैम्स को पहले भरते हैं, जब पानी आ रहा होता है तो आप डैम को भरते हैं कि जनाब पता नहीं कितनी बारिशें होंगी, तो शुरू में तो जो मैनेज कर रहे होते हैं डैम्स को, उनके जहन में यही होता है कि पता नहीं इस दफ़ा डैम भरेगा या नहीं भरेगा, और चूँकि आपको अगले सीजन तक के पानी स्टोर करना होता है, ये बिजली बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और तो वो कोशिश होती है कि भर लें, और जब वो भर चुके होते हैं और अगर उस वक्त पीछे से बारिशें हो जाए तो फिर उनको छोड़ना ही होता है पानी। तो मेरे ख्याल में ये हुआ है। अगर मैनेज करते हुए ये हो सकता है कि आप जब आपने भर लिया हुआ है या काफ़ी हद तक भर लिया हुआ है, तो पीछे अगर बारिशें हो गई हैं तो आप पर वक्त रिलीज़ कर दें, ताकि पीछे जब बारिशें आएँ तो कुछ पानी उसका स्टोर हो जाए, या जो पहले वाला है वो निकल जाए, ताकि एक बड़ा रेला ना बने। तो कोई मिसमैनेजमेंट तो इस तरह की हो सकती है कि बेहतर मैनेज शायद हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दानिस्ता शायद कोशिश नहीं हुई है कि हमें नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि बहरहाल वो दरिया फिर इंडिया से गुजर के आते हैं, तो इंडियन पंजाब में भी तो बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। लेकिन आपका ये सवाल कि क्या मिल के कोई बेहतर तदबीर हो सकती थी, देखिए मिल के तो इस तरह से नहीं हो सकती थी कि जो कुछ भी होना था इंडियन साइड पे होना था।
بالکل. جب ہمارے پاس پانی آ جانا ہے تو پھر تو ہم نے بس لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے اور ایویکویٹ کرنا ہے اور ان کو کوئی ریلیف دینا ہے. اس کے علاوہ تو ہم کچھ خاص کر نہیں سکتے. ہاں انڈین سائیڈ پہ بہتر مینجمنٹ مجھے نہیں پتا کتنی گنجائش تھی, ہو سکتا ہے اپنے تئیں انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا ہو, لیکن کافی سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید بہتر مینجمنٹ ہو سکتی تھی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کا فرق بھی, لیٹ سے ڈیم بھرا ہوا ہے اور پیچھے تیز بارشیں ہو گئی ہیں اور آپ کا ارلی وارننگ کا سسٹم ٹھیک ہو, آپ کی فورکاسٹ اچھی ہوں, آپ کا اکوپمنٹ اچھا ہو اور آپ کو چند گھنٹوں کی وقت کا بھی مل جائے اور آپ پہلے والا پانی جس حد تک ممکن ہو ریلیز کر دیں اور پچھلے والا جب پانی آئے تو وہ پھر آپ اس کو بھی ریلیز کر دیں یا کچھ دیر کے لیے ہولڈ کر لیں. تو بعض اوقات اس طرح سے اگر مینجمنٹ آپ کر پائیں, اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کمپلیکس ہوتا ہوگا, سمپل نہیں ہوتا, لیکن آج کے دور میں جب بہت سارے سینسرز ہیں, بہت سارے ٹیکنالوجی ہے, تو شاید ممکن بھی ہو. ایکسپرٹس اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو وہ اگر کر لیا جاتا تو شاید نسبتاً نقصان کم ہوتا. لیکن کوارڈینیشن کے میکنزمز ہونے بھی چاہیے. مطلب بعض اوقات ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا کافی نقصان ہوا ہے. ہمارے ہاں 907 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور پنجاب میں صرف 223 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اچھا انڈین پنجاب میں بھی نقصان ہوا ہے. انڈین پنجاب میں کوئی ایگزیکٹ نمبر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی 40-50 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ٹوٹل ڈیتھ جو ہے انڈیا میں وہ اب تک میرے خیال میں 500 سے لوگوں کو زیادہ لوگوں کا ہے. اچھا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر انڈیا, چلو پانی تو انڈیا سے آنا ہے اور اس کے بعد ہم شاید زیادہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے ریسکیو کرنے کے, لیکن اگر ٹائملی انفارمیشن مل جائے تو پھر شاید ہم بہتر اس کو تھوڑا مینیج کر سکیں. اور انڈیا نے اس دفعہ انفارمیشن دی تو ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت نہیں دی ہے, سفارت خانے کے ذریعے سے دی ہے, جو مثبت بات ہے میرے خیال میں. انڈس واٹر ٹریٹی فنکشنل ہوتا اور اس کے تحت ہوتی تو اور یہ اچھی بات ہوتی, لیکن پھر بھی انفارمیشن کا دے دینا ایک از اے گڈ جیسچر. اب وہ زیادہ پہلے بھی دی جا سکتی تھی, آئی ڈونٹ نو, لیکن بہرحال کچھ تو انہوں نے وقت سے پہلے دی. ضرورت اس بات کی ہے کہ بہرحال کوارڈینیشن سے کم از کم ارلی وارننگ سسٹمز بہتر ہو سکتے ہیں. اور پاکستان چونکہ لوئر ریپیرین ہے تو کم از کم ہمیں اتنا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ آپ کی واٹر مینجمنٹ کے پرنسپلز کیا ہیں, آپ کیسے کرتے ہیں, اور کوئی ہماری انپٹ ہو تو اس کو بھی کنسیڈر ہونا چاہیے. چونکہ بہرحال اگر ادھر سے مس مینج ہوتی ہے تو مینجمنٹ ہوگی تو پھر بھی نقصان ہمارا بھی ہوگا, پنجاب میں بھی ہوگا. تو اگر ہمارا انٹرسٹ ہے لیٹ سے اچھی مینجمنٹ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, انڈین سائڈ پہ اچھی مینجمنٹ سے, اور انڈین سائڈ پہ اگر کسی وجہ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, کوئی کمزوری رہ جاتی ہے اور اس مس مینجمنٹ ہوتی ہے اور اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے, تو پھر بھی ہمارا ایک انٹرسٹ ہے. تو کوئی ٹرانسپیرنٹ میکنزم بن جائے تو یہ دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں ہوگا, لیکن وہ قسمتی سے ہے نہیں ہے. ایک سارک کا ریجنل فورم تھا, اس کے تحت کچھ میکنزمز بنے بھی تھے, لیکن وہ سارک ظاہر نان فنکشنل ہے. اس کے تحت بلکہ ایک ادارہ بھی بنایا گیا تھا, سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر, جو دلی میں ہے, یہ 2006 میں بنایا گیا تھا. لیکن جب سے وہ سارک جو ہے اس کا ادارہ ڈس فنکشنل ہوا ہے تو ظاہر ہے جو پروگریس سارک کے فریم ورک کے اندر ہوئی بھی تھی تو وہ اب ایک طرح سے وہ اس طرح سے نظر نہیں ہے, اس پہ آگے مزید پیش رفت ہو نہیں سکی. مختار صاحب ابھی آپ کی بات سے جو مجھے 2-4 چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں, ایک تو یہ کہ کچھ اینالسٹ کا خیال یہ ہے انڈیا کی طرف بھی کہ مس مینجمنٹ وہاں پہ بھی ہوئی ہے, آلدو کہ ابھی جاریت نہیں تھی, لیکن جو وہاں کے اپنے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ لوگوں کی تو یہ اوپینین ہے. اس کے علاوہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں, کچھ 1400 کے قریب ولیجز جو ہیں وہ انڈیا میں بھی متاثر ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے یہاں بھی ارلی وارننگ سسٹم کو اتنا افیکٹو نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ریسکیو کر سکتے. سوشل میڈیا پہ بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں چل رہی تھی. پاکستان کا سسٹم آپ کے سامنے ہے سارے کا سارا, جو پنجاب کا تھا, دو کہ بہت ایکٹیولی ریلیف اور ریسکیو کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو وہ کتنے افیکٹو تھے, کتنے ٹائملی تھے, اور کیا ریسکیو میں کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے جو لیسن لرنڈ ہو آپ کے نزدیک کہ یہاں سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو میرے خیال میں نقصان انڈین سائڈ پہ بھی اور پاکستانی سائڈ پہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوا ہے. انڈیا میں زیادہ نقصان میرے خیال میں ہماچل پردیش میں ہوا ہے. پنجاب میں بھی جانی نقصان کی بات کر رہا ہوں, تو جانی نقصان پاکستان میں بھی خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں ہوا ہے, گلگت بلتستان میں ہوا ہے. تو مثال کے طور پہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں 502 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, پنجاب میں 223 لوگوں کی ہوئی ہے, اور اسی طرح سے گلگت بلتستان میں 41 لوگوں کی ہوئی ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 38 لوگوں کی ہوئی ہے پاکستان میں. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوئی ہے. یہ پہاڑی علاقے وہ ہیں جہاں پہ آبادی بھی نسبتاً کم ہوتی ہے,
تو ایک تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور انڈین سائڈ پہ بھی ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو شاید یہ وجہ ہو رہی ہے جو ہماری طرف بھی ہے اور میرے خیال میں انڈین سائڈ پہ بھی ہوگی, کہ جب آپ درخت کاٹتے ہیں, ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے, یا پہاڑی علاقوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے جو پہاڑوں کی وہ جو ہے اسٹیبلٹی وہ متاثر ہوتی ہے. بعض اوقات آپ سڑکیں بناتے ہیں, مائننگ کرتے ہیں, وہاں پہ آپ بلاسٹ کرتے ہیں مختلف اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے, یا سڑکیں بنانے کے لیے, یا مائننگ کے لیے, تو اس سے وہ پورا سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو کلائمیٹ چینج کے چیزیں ہیں, کہ ہمارے ہاں یہ جو کہتے ہیں اس کو جو پورا سسٹم ہے, ایکو سسٹم ہمارے نارتھ میں وہ ویکن ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کچھ فلیش فلڈز بھی آتے ہیں اور اچانک کلاؤڈ برسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں کیسے ارلی وارننگ کے سسٹمز بہتر بنائے جا سکتے ہیں, اور یہ جو چٹانیں ہیں, یہ جو راکس ہیں, یہ جو خاص طور پہ آبادیوں کے ارد گرد وغیرہ, کہ ان کو کیسے آپ ڈیفارسٹیشن کے عمل کو روک سکتے ہیں, ایفارسٹیشن ہو سکتی ہے, تاکہ وہ جو ڈیگریڈ ہوا ہے ہمارا وہ پورا ایکو سسٹم وہ ریسٹور ہو. تو ایک تو یہ لیسن لرنڈ ہے, اور اس پہ کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ جب وہ جو لوئر سائڈ پہ جب پانی وہاں سے نکل آتا ہے تو پھر ظاہر ہے آگے ڈیمز کی مینجمنٹ ہے, یہ ہمیں سیکھنا ہے. اس میں پاکستان کا بھی ایکسپیرینس ہے جو ہم اپنے ڈیمز کو مینیج کرتے ہیں, انڈیا کا بھی ایکسپیرینس ہوگا ڈیمز کو مینیج کرنے کا. تو یہ ایکسپیرینس شیئرنگ بھی ہونی چاہیے, چونکہ یہ ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ کا ایکو سسٹم ہو رہا ہے, مطلب منگلم میں بھی پانی آ رہا ہے تو کافی پیچھے, جہلم تو اسی طرف سے فلو کر رہا ہے, اسی طرح سے انڈس کی بھی کئی ٹرائیبیوٹریز تو ادھر سے ہی آتی ہیں. تو ڈیمز کو کیسے مینیج کرنا ہے ہم انڈیا سے سیکھ سکتے ہیں, انڈین والے ہم سے سیکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں جب جہلم وغیرہ میں بھی فلڈ آتا ہے یا سندھ میں آتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی ڈیمز کی مینجمنٹ کو بہت اچھی ہو, جو شاید ہوگی, آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال یہ ایکسپیرینسز, اور میرے خیال میں اگر اچھا ہو کہ ساؤتھ ایشیا لیول پہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہاسٹیلٹی ہے, اور چونکہ وہ نہیں ہے, لیکن آئیڈیلی اسپیکنگ جب کبھی تعلقات بہتر ہوں تو ایک ہر مونسون سے پہلے کوئی جوائنٹ میکنزمز بنے ہوئے ہوں جن کا ریویو ہو کہ لیول آف پریپیئرنس کیا ہے, اور جب آپ موسم گزر جائے تو پھر آپ اس کو ریویو کریں کہ کیا چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں. چونکہ ایکو سسٹم ایک ہے, ادھر بارشیں ہوں گی تو پانی ادھر آئے گا, ادھر ڈیمز کی مس مینجمنٹ ہوگی تو ادھر خرابی ہوگی, ڈیفارسٹیشن ادھر ہوگی, یا کاربن ایمیشنز ادھر ہوں گی تو اس سائڈ پہ افیکٹ کریں گی. دیکھیے گلیشیئرز ہمارے پگھل رہے ہیں, اور صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ جو انڈین سائڈ پہ پگھل رہے ہیں گلیشیئرز, تو وہ صرف انڈین کی اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہے یا کاربن ایمیشنز کی وجہ سے ہے, اور ہماری سائڈ پہ پگھل رہے ہیں تو ہماری وجہ سے. یہ تو ایک ہی سسٹم ہے, جڑے ہوئے ہیں, مطلب وہ ہم ہائیفنیٹڈ ہیں, ایک ہی ریجن ہے. دیکھیں ویسے تو دنیا کا ایک وہ نظام ہوتا ہے کلائمیٹ کا, لیکن اس کے اندر پھر سب سسٹمز ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو ہمالیہ کا, کراکرم کا, ہندو کش کا, یا جو ہماری ویسے آب و ہوا, فضا, یہ تو ایک ہی سسٹم ہے نا, اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو چیزیں ادھر ہو رہی ہوں تو ادھر متاثر ہوتی ہیں چیزیں, اس سے ریلیٹڈ جو اثرات اس کے ادھر پڑتے ہیں, اور ہمارے ہاں چیزیں ہو رہی ہوں تو اس طرف اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو ایک جائنٹ مینجمنٹ پریونٹیو سائڈ پہ بھی اس کی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو رہا ہو تو اس کی مینجمنٹ یا اس کے آفٹر افیکٹ سے ڈیل کرنا, اس میں بہت ساری میوچل لرننگ ہو سکتی ہے, ایک دوسرے سے ہم بینیفٹ کر سکتے ہیں. مختار صاحب ویری ویل سیڈ. لیکن دیکھا جائے تو وہ جو انڈیا کی کوشش ہے ڈی ہائفنیٹ ہونے والی, وہ تو ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ نیچر نے اتنا جوڑا ہوا ہے, اتنا قریب ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ اپنا سر ڈالے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. لیکن ابھی ظاہر کلائمیٹ چینج نے سارے امپیکٹس کو بہت زیادہ بڑھا بھی دیا ہے, آپ پیٹرنس کو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں, بارشیں ہر سال ایک ڈفرینٹ پیٹرن کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو شاید ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو نہ کر سکیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہی کیا کوئی ایک ایسی اپرچونٹی بن سکتا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان کہ پیس کو پروموٹ کیا جا سکے, ایک میوچل کوآرڈینیشن کو پروموٹ کیا جا سکے؟ لیکن فی الحال تو نظر نہیں آ رہا, چونکہ پچھلے کافی عرصے سے, پچھلے کوئی مطلب 10-11 سال سے, مطلب جب سے مطلب بیچ میں تھوڑی سی گرم جوشی آئی تھی دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات میں, جب وہ مودی صاحب آئے تھے پاکستان میں نواز شریف صاحب سے ملنے, اور اس وقت کچھ گرم جوشی ہوئی تھی.
पाकिस्तान की तरफ से भी जब मोदी उस वक्त हलफ उठा रहे थे तो उन्होंने इनवाइट किया था और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए थे, तो उसके बाद से ताल्लुकात में काफ़ी तलखी है। ज़ाहिर कुछ वाक़यात ऐसे हुए कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, कि जिसकी वजह से इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आया कि इस तरफ से कोई टेररिज्म के वाक़यात को सपोर्ट किया गया है, और उसके बाद से काफ़ी तलखी आई हुई है। फिर अभी रिसेंटली ज़ाहिर ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया और उसके जो नताइज बरामद हुए, और फिर सिर्फ यही नहीं है, मतलब बॉर्डर पे टेंशन्स पहले भी होती थी और लीडरशिप दोनों साइड से फिर भी कम्युनिकेशंस की जो है वो खुले रखते थे, आपस में उनकी बातचीत किसी न किसी लेवल पे होती रहती थी इन टेंशन्स के बावजूद भी। लेकिन अब चूंकि जो इंडिया में एक बड़ा जो हिंदुत्व की नज़रिया जो है परवान चढ़ा है, मुआशी तौर पे भी तरक्की की है, तो उधर एक थोड़ी सी एरोगेंस भी आई है, और एक जो पूरी सियासत हुई है वो इसी बात पे हुई है कि बस अब हमने अपनी विल एस्टेब्लिश करनी है, और हमने जो है ना क्या बात क्या करनी है, बस अब हमने ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा लेनी है, हमने तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी ले लेना है जिसको वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और हमने बात भी नहीं करनी है। तो कुछ इस तरह का उधर से जेस्चर्स है या एटीट्यूड अडॉप्ट किया गया है। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है इस तरह के लोग मौजूद हैं माजी में, कि जो इंडिया में या ऑक्युपाइड कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो वारदातें हुई तो उसमें कई दफ़ा उसके फुट स्टेप्स जो हैं वो इधर ट्रेस होते हैं। पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स मौजूद रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अभी सूरत हाल है इसमें फिल वक्त तो नहीं लगता कि जल्दी कुछ ऐसा होगा। लेकिन बात यह है कि जैसे आपने कहा कि हाइफनेटेड हैं हमें नेचर ने जोड़ा हुआ है, तो कितना अरसा ऐसा हो सकता है कि आप आपस में बात ना करें, जबकि क्लाइमेट चेंज का मसला हर गुजरते दिन के साथ स्पीयर होता चला जा रहा है। और दुनिया में तो अब इस बात पे है कि अगर हम इसको 2030 तक टेम्परेचर को जो राइज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़माने से अब तक, अगर उसको 1.5 पे कैप नहीं करते तो ये डैमेज जो है इरिवर्सिबल हो जाएगा, और उसके जो असरात होंगे हमारे क्लाइमेट पे, हमारे मौसम पे, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हमारे ये वाटर रिसोर्सेज जिनसे हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है, उसके साथ क्या होगा, हमारी आबो हवा के साथ क्या होगा, ड्राउट्स आ सकते हैं, टॉरेंशियल रेन्स हो सकती हैं, उसकी जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स हैं वो बड़े पैमाने पे बदल सकते हैं, हमारी वेजिटेशन मुतासिर हो सकती है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी चीज़ें हैं होने का जो बड़े रिस्क्स मौजूद हैं, जब तक वो मुल्क तामुन नहीं करेंगे, मतलब आलमी स्टेज पे भी पूरी दुनिया में मुल्कों को तामुन करना है और रीजन्स में भी तामुन करना है, क्योंकि रीजन्स पे सब सिस्टम्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखें अभी मतलब हमने बेहतरी की तरफ क्या जाते, हम तो ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे मजीद नुकसान होता है। और दुनिया में देखें तो आप देखें कोई लाखों टन बारूद जो है वो यूक्रेन की जंग में चोखा जा चुका है, आप सोचिए उसके क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट्स होंगे। लेकिन जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वार्स होती हैं, उसका भी एक असर क्लाइमेट पे पड़ता है, उसकी तो कोई खास बात ही नहीं हो रही। अच्छा हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगरचे ये 4-5 दिन हुआ, लेकिन इसमें भी कितना बारूद इन्होंने फूंक दिया, जिसमें इंसानी जिंदगियों का भी नुकसान हुआ, दोनों तरफ से पैसे का भी नुकसान हुआ। अब इसकी कोई कास्ट कैलकुलेट करे कि लेट से हमें कितना खर्चा पड़ा, इंडिया को कितना पड़ा, और सारा कुछ ट्रिगर हुआ एक ऐसे वाक़या से कि जिसके मुलजिम अभी तक नहीं पकड़े गए और जिसका एविडेंस अभी भी इंडिया के पास नहीं है। तो उस पे एक उसकी बुनियाद पे ईगोज और एरोगेंस और एडवेंचरिज्म उसने प्रिवेल किया इन सेंटिमेंट्स ने, और अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बल्ले बल्ले करवाने के लिए इतना नुकसान हो गया इन ह्यूमन लाइफ्स का भी, और बेगुनाह लोग बहुत सारे उसमें मरे, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। हमारे यहाँ तो टारगेट भी शुरू में जो किए गए वो मस्जिदें और मदरसे थे। अच्छा फिर ये है कि और फिर जैसे मैंने कहा कि जब आप इतना बारूद इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्या कोई क्लाइमेट कास्ट नहीं है, तो वो बाज़ हमारे लीडर्स उस तरह से लॉन्ग टर्म में सोचते नहीं हैं और शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हॉस्टेज हो जाते हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इंडिया में, हमारी तरफ भी बाज़ हम भी अगर अपनी माजी की तारीख में नज़र दौड़ाएं तो कई दफ़ा हमने ऐसे एडवेंचर किए हैं कि जो ला हासिल था। कारगिल वाला मिसाल के तौर पे हमारी तरफ से हुआ एक ला हासिल है। अभी आप सियाचिन पे देखें, सियाचिन पे एक मिलिट्री एक्टिविटी जारी है, वो एक ग्लेशियर है ना, हमारे नॉर्थ पोल का जो इकोसिस्टम है वो पहले ही बहुत फ्रेजाइल है, और लेकिन वहाँ पे फौजें बैठी हुई हैं और वो उधर
इतनी वो स्टोरीज हैं कि लोग जो हैं, बहुत सारे लोग तो जो जिनकी डेथ होती है या डिसेबल हो जाते हैं, वो तो फ्रॉस्ट बाइट से हो जाते हैं। लेकिन वो कोई स्टेट्समैन आए हमारी तरफ भी उस तरफ भी जो कहें कि हम इतने मसाइल से अपने आप को एक्सट्रिकेट करें। हमारे वो ज़ियाउल हक साहब ने तो एक ज़माने में कहा था कि इधर तो घास भी नहीं उगती है, वो सही कहा था उन्होंने, अगरचे हमारे यहाँ उस वक्त बड़ी तनकीद हुई कि ये तो बड़ी कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन घास भी नहीं उगती है तो किस लिए बैठे हैं आप, एक्सट्रिकेट करें अपने आप को, वो भी पीछे हटें, हम भी पीछे हटें, और किसी वक्त बैठ के हम उस बॉर्डर को डिमार्केट कर लें। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि वो एक शैलो जो होती है ना अप्रोच टू डील विद द प्रॉब्लम, वो हमारे यहाँ भी है और उस तरफ भी है। तो होश के नाखन लेने की ज़रूरत है कि हम इससे निकलें और अपने क्लाइमेट की तरफ तवज्जो दें, अपने डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस पे तवज्जो दें। देखिए आज के दिन में इससे बड़ी कोई प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारे मुल्क में भी, इंडिया में भी और रीजनल सतह पे भी। एग्री मुख्तार साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इस वक्त पूरी दुनिया को एक क्लाइमेट चेंज का सामना है, और मेरे ख्याल में जो कंट्री डेवलप्ड है वो तो शायद क्लाइमेट चेंज को अपनी प्रायोरिटीज में रख रहे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जैसे कंट्रीज कितना अपना फ्यूचर को फोरसी कर रहे हैं हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। अगर हम पाकिस्तान की सिंपली बात करें तो पाकिस्तान उन ममालिक में से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, लेकिन हमारे भी कोई इतने स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है, आल्दो हमारे इदारे बने हुए हैं, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म प्लान्स टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज इश्यूज। अगर हम देखें तो आपके नजदीक, क्योंकि कुछ जगहों पे बात हो रही होती है कि डैम बनने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं बनने चाहिए, लेकिन ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना है कि जब पानी की कमी होती है तो फिर 4-4 माह बारिशें नहीं होती हैं और हमारा वाटर टेबल वैसे ही बहुत लो हो चुका है। तो किस किस्म के इनिशिएटिव्स पाकिस्तान को लेने की जरूरत है कि ताकि बेहतर वाटर मैनेजमेंट की जा सके फॉर फ्यूचर यूज? देखिए सिर्फ पाकिस्तान वल्नरेबल नहीं है, ये सारा खित्ता वल्नरेबल है। पाकिस्तान और साउथ एशिया को कहते हैं कि ये दुनिया का मोस्ट डिज़ास्टर प्रोन रीजन है। यहाँ पे 23%, 23% रफली जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो यहाँ पे रहती है। हमारा इकोसिस्टम उसमें काफ़ी फ्रिजिलिटी है, हमारा नॉर्थ पोल में है वो, जैसे उसमें बड़ी तेज़ी से पिघल रही है ग्लेशियर्स वगैरह। अच्छा, तो जब इस तरह की सूरत हाल है, 23% यहाँ की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे पाकिस्तान को अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे पूरे रीजन लेवल पे भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। देखिए ना, मालदीव साउथ एशिया का हिस्सा है, उसका तो ये कहते हैं कि अगर वाटर टेबल बढ़ेगा तो वो डूब सकता है, बांग्लादेश पूरे का पूरा मुल्क ख़त्म हो सकता है। बांग्लादेश के भी इसी तरह के मसाइल हैं, वहाँ पे भी ये रिस्क मौजूद है। तो ये पूरा खित्ता डिज़ास्टर प्रोन है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी फ्लड्स की सूरत हाल है, और कई सीज़न ऐसे आते हैं जब ड्राउट आ जाता है या पानी की कमी हो जाती है, और इंडिया में भी इस तरह की सूरत हाल दरपेश रहती है। इंडिया को तो अब ये भी मसले का सामना है कि चाइना जैसे बड़ा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्रा पे, तो उधर भी इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, और ये वाटर के ऊपर कंपटीशन बढ़ भी सकता है कि दुनिया, जैसे पहले भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये प्रिडिक्ट किया हुआ है कि जैसे क्लाइमेट चेंज आएगी तो वाटर के ऊपर तो वार्स हो सकती है। अच्छा, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी इसके हवाले से तैयारी करें। अब डैम्स नए बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, एक्सपर्ट्स ज़ाहिर है इस पे बात करते रहते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि मज़ीद डैम नहीं बनने चाहिए, उससे नुकसान होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि बनने चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पे इसके हूँ कि बहुत एक्सट्रीम्स पे नहीं सोचना चाहिए, हमें हर डैम के हवाले से देखना चाहिए कि क्या साइट्स हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या रिस्क्स हैं, पोटेंशियल ज़्यादा है या पोटेंशियल बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या पोटेंशियल रिस्क ज़्यादा हैं, उनको सामने रख के हमें काम करना चाहिए। और स्टोरेजेस की डैम एक शक्ल है, और भी उसके सोल्यूशन हो सकते हैं, वाटर रिजर्वायर्स और भी बन सकते हैं। अब मैं बल्कि सोच रहा था कि मिसाल के तौर पे ये अभी रावी सतलुज में बहुत पानी है, जो आम तौर पे ये सूखे पड़े होते हैं। आप लाहौर के साथ में देखें तो इसमें कुछ होता ही नहीं है सिवाय सीवरेज के वाटर के, और बहुत सारे हमारे वो हाउसिंग सोसाइटीज इसलिए बननी शुरू हो गई कि इधर को हमसे पानी आना है, इंडिया ने इतना बड़ा डैम इस पे बना लिए हुए हैं तो वो क्यों पानी छोड़ेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर कुछ अरसे बाद पानी आ जाता है, तो क्या इस पानी को लेट से बेराजिस बना के पानी को कुछ रोका जा सकता है। मतलब इस तरह से, मतलब ज़ाहिर वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बेहतर बता सकते हैं कि इस वजह से कि इन दरियाओं का कुछ जो इसका है इकोसिस्टम वो कुछ रिवाइव भी हो और पानी किसी काम भी आ जाए।
क्योंकि हमारे यहाँ वो ये हो जाता है कि अगर बारिशें कम हुई हों किसी साल में तो डैम भी पूरा नहीं भरता है, तो वो पानी किसी अच्छे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, या कम से कम दरिया तक भी पहुंचेगा तो एक डेल्टा का फायदा है। क्योंकि इन दरियाओं के किनारे जैसे मैंने कहा इकोसिस्टम, इसके साथ में बेला के जंगल होते थे जो बड़ी हद तक खराब हो गए हैं, तो कुछ इकोसिस्टम का फायदा हो जाए। तो सोचना चाहिए इस हवाले से। हमने अभी तक उस पर कोई खास इन्वेस्ट नहीं किया है। ईस्टर्न रिवर्स पे हमें कुछ काम करने की जरूरत है। अभी ये जो लाहौर में साथ में एक नए शहर का मंसूबा चल रहा था, उसमें कोई एक लेक बनाने की बात थी। अब ओरिजिनल प्लान में तो वो है, लेकिन पता नहीं उस पर कितना काम हुआ है। अगर वो लेक वगैरह इस तरह की बन जाए और इस तरह का पानी स्टोर कर लिया जाए तो वो लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे रूरल स्टोरेजेस और भी बन सकते हैं जब बारिशें होती हैं। अभी ये फ्लड का पानी आया है तो अगर लोकल रिजर्वायर्स बने हों तो काफी सारा पानी वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से बारिशें हों, अभी तो बात ये होता है कि अब जैसे सिंध तो वैसे वहाँ पे बारिश काफ़ी ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड पानी है वो बड़ा सेलाइन है बहुत सारी जगहों पे, और फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी है। तो जब अब 2022 में इतनी तेज बड़ी बारिशें हुई और सारा सिंध ही डूबा हुआ था, लेकिन हमारी वाटर स्टोरेजेस शायद ना होने के बराबर हैं, तो नहीं हो पाया। बलूचिस्तान हमारा सारे का सारा जो है वो तकरीबन डेजर्ट है, उधर भी कई दफ़ा फ्लैश फ्लड्स आते हैं, बारिशें होती हैं, पानी पूरी तरह स्टोर नहीं कर सकते। काफ़ी सारे डैम्स उधर बने हुए भी हैं, छोटे या दरमियाने साइज़ के, लेकिन वो बाज़ बात उनमें इतनी करप्शन होती है कि या इतने बुरे डिज़ाइंस के होते हैं तो वो तेज़ बारिश आए तो उसमें बह ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ मल्टीपल मसाइल हैं, करप्शन भी मसला है, पुअर प्लानिंग भी मसला है, लैक ऑफ इनिशिएटिव भी मसला है। फिर कई जगहों पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, हम उसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस से उनको रिजॉल्व ही नहीं कर पाते कि हम उनको रिजॉल्व करके आगे बढ़ें। अच्छा, डैम्स की जो बात है ना, हमें जैसे मैंने कहा ना पहले कि डैम्स बनाने के 3 मकसद होते हैं आमतौर पर जो बताए जाते हैं कि जी उससे हम बिजली बनाएंगे, उसमें हम वाटर स्टोरेज करेंगे ताकि ज़राअत में इस्तेमाल हो, और तीसरा फ्लड कंट्रोल होता है। अब देखिए, जब से ये नई टेक्नोलॉजीज आना शुरू हुई हैं, विंड और बैटरी सॉल्यूशंस और सोलर एंड सो ऑन, तो वो जो बिजली बनाने वाला मकसद है उसके लिए तो अब चीप ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है निस्बतन वो अवेलेबल है, तो वो मकसद तो अब डैम से शायद आपने क्या पूरा करना है, उसकी तो शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। तो बात रह जाता है कि आपके ज़रिए इस्तेमाल के लिए, तो ये वो चीज़ है जहाँ पे वे करने की ज़रूरत है एक्सपर्ट्स को कि वो इसका देखें कि जनाब बिजली तो और तरीक़ों से भी बनाई जा सकती है। तो अगर सिर्फ मकसद फ्लड कंट्रोल है या वाटर स्टोरेज है तो क्या उसके लिए वाकई इतने महंगे सोल्यूशन की तरफ हमें जाना चाहिए, चूँकि उनकी वेरी एनवायरमेंटल कास्ट भी है, या हम इसी पैसे से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल, मतलब देखें वाटर को कंजर्व भी तो किया जा सकता है ना। हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन भी नहीं होती है, फ्लड इरिगेशन होती है अभी भी बहुत सारी जगहों पे, हम पानी का बेशुमार ज़या करते हैं। और फिर ये है कि बहुत सारा ग्राउंड वाटर भी है जिसको शायद बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात भी हो रही है कि जो रिवराइन बेड्स हैं, रिवर्स के जो बेड्स हैं, उधर बहुत ज़्यादा पानी है, और उसको भी किसी तरीके से अगर उसके कोई इकोनॉमिकल ऑप्शंस हों कि चूँकि ज़ाहिर है उधर से निकाल के आपने लेके जाना है, तो उस पर एनर्जी कास्ट भी होंगी, और वो उसकी बात तो हो रही है, लेकिन ये इसकी फिजिबिलिटीज़ देखने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत बनाए फिजिबिलिटीज़ कि अगर वो भी एक ऑप्शन है और कुछ ख़ास सिचुएशन में वो इस्तेमाल हो सकता है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, बहुत डिटेल में बात करने का इस बहुत अहम इशू के ऊपर। तो नाजरीन, आज हमने बात की कि जहां पानी एक तरफ ज़िंदगी है वहां बहुत बड़ी तबाही का सबब भी बन सकता है। पाकिस्तान, इंडिया एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आज हमारी लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठी तो हमारे आने वाली नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी। अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड हमारी नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए डोंट फॉरगेट टू नोटिफिकेशन बटन। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इशू के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।